देखो यहाँ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है और इसी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज Q है, तो ये जो चार्ज Q है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल टू Q टाइम्स E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एंड Q क्या है? चार्ज एट दिस पॉइंट, एंड F जो फोर्स ये चार्ज Q एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, चार्ज की कूलम, फोर्स की न्यूटन। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा। ये सवाल क्या कह रहा है? एक पॉइंट है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट के ऊपर चार्ज Q इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, और ये जो Q चार्ज है वो फोर्स फील कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू हम पुट करेंगे तो E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल के आ जाएगी। थियरी देखो, बहुत सिंपल है। अगर एक पॉइंट चार्ज है A के ऊपर Q, तो इस चार्ज से R दूरी के ऊपर एक दूसरी पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 Q/r²। और इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस r कैप होगी, है ना, और ये वेक्टर होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4πε0 Q/r², ये। और इसी को आप नॉर्मली सिर्फ E भी लिख सकते हो, मॉडुलस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। बस ये कॉन्सेप्ट यूज करके हमें ये सवाल सॉल्व करनी है। देखो पॉइंट A यहाँ पे है, ये सवाल कह रहा है, और पॉइंट B यहाँ पे है। पॉइंट A के ऊपर एक चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम है। पॉइंट B पे एक दूसरी चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू -4 इंटू 10⁻⁶ कूलम है। इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है ऐसी पोजीशंस AB लाइन में जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किधर होगी? अभी देखो A और B के बीच में कहीं भी ले लो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ले लो A और B के बीच में। A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट P के ऊपर वो इस डायरेक्शंस में होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और B नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पर होगी वो राइट वर्ड होगी। मतलब A से लेके B के बीच में किसी भी पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 नहीं होगी। ओके। अब मान लेते हैं हम A के लेफ्ट में अगर पॉइंट P है, P या Q ले लो, इस पॉइंट पे देखो A की वजह से, A पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और B के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
इधर होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 मिल जाए। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 तभी होगी जब दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ओके, तो मैं इस डायग्राम को अभी के टर्म के अकॉर्डिंग रखता हूँ। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ओके, सिर्फ इस पॉइंट Q को रख रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं A से Q के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है x, और यहाँ A से B के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। करेक्ट। अगर इसको हम SI यूनिट में चेंज कर दें या ना चेंज करें तो भी आंसर क्या आनी है, सेम ही आनी है इस पर्टिकुलर केस में। ओके, अदरवाइज हम हमेशा SI यूनिट में ही डिस्टेंस को लिखते हैं। क्यों आएगी उसका रीज़न मैं बता दूंगा एंड में। तो चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट Q के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो E1 है, Q1 की वजह से Q के ऊपर, और वो क्या हो जाएगी, Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, x। अब B से यहाँ Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस 10 का स्क्वायर। ओके, अब Q पर E1 यानी Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और E2 की डायरेक्शन किधर है, इधर। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो इन दोनों को हमें क्या करनी है, बराबर कर देनी है। तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे, सबकी वैल्यू डाल के Q1 Q2 वगैरह, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब सेकेंड सवाल कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। अभी हमने पोटेंशियल नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो पोटेंशियल के सवाल नहीं करेंगे। बाय द वे, अब ये याद रख लो, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तरीका सेम होगा। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और इसी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 0 आ जाएगी, है ना, यानी दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल होगी बट ऑपोजिट इन चार्ज होगी। दैट्स इट। अब इस सवाल को देखो, कह रहा है एक चार्ज है, मान लो चार्ज Q रखी हुई है, इस चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस R इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10⁻² मीटर। इस पॉइंट P के ऊपर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5 न्यूटन पर कूलम है इस पॉइंट P के ऊपर। तो हमें इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से डालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो,
आर की वैल्यू यहाँ से डालो, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस सवाल में देखो तो कह रहा है एक कमरा है, मान लो ये एक कमरा है, रूम है। इस कमरे के बीचों बीच वाटर की एक मास जो है वो सस्पेंड कर रही है, लटकी हुई है ना। इस वाटर की जो मास है उसकी वैल्यू m इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। देखो 10 मिलीग्राम है तो 10 इंटू 10⁻³ ये ग्राम हो गई, और फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो कितनी केजी हो गई? 10⁻5 केजी मास हो गई। करेक्ट। कह रहा ये जो वाटर की मास है ना, जो वाटर की पार्टिकल है, वाटर की मास है, इस मास के ऊपर जो चार्ज है यहाँ Q जो है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जानी चाहिए, है ना, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? mg, बट ये अटकी हुई है, मतलब इक्वल अमाउंट में ऊपर की डायरेक्शंस में एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ चार्ज Q है, एक चार्ज Q के ऊपर फोर्स तभी लग सकता है जब वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, यानी इस पोजीशंस पे वाटर के पास चार्ज क्या है? Q, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शंस के अलोंग होती है, यानी ऊपर की तरफ। मान लो E अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। क्लियर हो गया? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में ये चार्ज 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी F, और वही फोर्स बैलेंस करेगी mg को। मतलब ये F जो है वो इक्वल होगी mg के, और F क्या होती है? चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mg। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगी? mg/q, है ना। m की वैल्यू यहाँ से डाल दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता ही है, चार्ज की वैल्यू यहाँ से डाल दो, इतनी न्यूटन पर कूलम आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस पॉइंट के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या है? अपवर्ड, वर्टिकल। अभी इस सवाल में देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, और उसके ऊपर 3 चार्ज पार्टिकल रखी हुई है ना। Q1 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम, Q2 की भी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और Q3 की भी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम। और जो ये साइड हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, उनकी लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10⁻² मीटर। सारे साइड्स इक्वल हैं। हमें इनके सेंटर पे यानी यहाँ सेंट्रॉइड के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस चार्ज की वजह से देखो, सेंट्रॉइड यानी सेंटर जो होती है ट्रायंगल की, वो क्या होती है? सारे वर्टेक्स से सेम दूरी पे होती है, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, है ना, इस पॉइंट पे, इस चार्ज Q1 की वजह से, अगर मान लो इधर इस डायरेक्शंस में E है,
तो इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शंस में क्या होगी ई, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शंस में क्या होगी ई, है ना। तो अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इधर है और एक इधर है, मतलब ऐसा समझो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नीचे है, इधर है और इधर है। इन दोनों के बीच में क्या बन रही है 120 डिग्री एंगल, इनके बीच में 120 और इनके बीच में 120, मतलब तीनों डायरेक्शंस में जो है वो इक्वल अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बैलेंस करके खींच रहे हैं। अगर अनबैलेंस्ड होता तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती। इसको ऐसे भी समझो, अगर इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर है राइट वर्ड ई और लेफ्ट वर्ड ई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे 0, है ना। ओके, बस यही है। सेकेंड कह रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। पोटेंशियल तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पोटेंशियल के सवाल अभी नहीं करेंगे। बाय द वे निकालेंगे कैसे वो भी देख लो। इस पॉइंट से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पोटेंशियल, और तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है √3/2 इंटू साइड, और साइड है 20 इंटू 10⁻²। तो ये हो गई 10√3 इंटू 10⁻², यानी √3/10। ओके, तो ये हो गई हमारी हाइट। हाइट क्या होती है, ये पूरी होती है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। ओके, तो ये कितनी है, ये जो लेंथ है, ये देखो हाइट को अगर हम 3 यूनिट में डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट होगी। यानी अगर 3 यूनिट इक्वल टू √3/10 है, तो 1 यूनिट क्या हो गया √3/3 इंटू 10, तो 2 यूनिट क्या हो गई 2√3/3 इंटू 10, यानी 2√3/30, यानी √3/15। ये हो गई ये लेंथ √3/15। ओके, अब इसी √3/15 को यूज करके आप यहाँ पोटेंशियल निकालोगे इस चार्ज की वजह से। तो क्या हो जाएगा Q1/4πε0, और इसको अगर x बोल दो, ये x होगा। इसी तरह ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो प्लस Q2/4πε0x प्लस Q3/4πε0x। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकल गई। अब Q1, Q2 और Q3 सेम है, तो तीनों को हम Q ले लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3Q/4πε0x वोल्ट, यही आंसर होगा। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना, Q की वैल्यू डाल देनी है, ओके, और X की वैल्यू डालनी है इतनी √3/15, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। इस सवाल को समझते हैं। तो देखो एक रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग की रेडियस r है। ओके, ये जो है रिंग की एक्सिस है, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ना, वो इस रिंग की एक्सिस है। ओके, अब
एक सेकेंड आ रहा हूँ। ओके, तो देखो ये जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल रख दी, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये है x, और इस चार्ज पार्टिकल की मास m है और चार्ज q है, करेक्ट। अब ये जो रिंग है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q, ठीक है। पूरी रिंग के ऊपर एक चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है q। क्लियर हो गया? ओके, हमें इस पॉइंट पे यानी जो चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? तो फोर्स फाइंड आउट करना है। अगर इसको खुला छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी ऊपर और नीचे। क्यों ऑसिलेट करेगी? देखो, क्योंकि रिंग इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। फिर ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे ये अप एंड डाउन करता रहेगा। तो वो जो ऑसिलेशंस होगी इस पार्टिकल जिसकी मास m है, चार्ज स्मॉल q है, उसके ऑसिलेशंस की टाइम पीरियड क्या है वो भी फाइंड आउट करनी है। ओके, परफेक्ट। तो कैसे करेंगे? आ जाओ उसी चीज़ को हम देखते हैं। तो पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्मॉल q है ना। हम इतनी सी छोटी सी ये लेंथ ले लेते हैं, तो इस पे जो चार्ज होगी वो मान लेते हैं कितनी है? dq, करेक्ट। और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी? कुछ इस डायरेक्शंस में होगी, है ना। फिर यहाँ जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ जो है उसकी वजह से ये होगी, यहाँ जो है उसकी वजह से। ओके, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वो किस डायरेक्शंस में चाहिए? एक्सिस के डायरेक्शंस में चाहिए, वो इस डायरेक्शंस में चाहिए। अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो स्मॉल q से मल्टीप्लाई करके हमें इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या होती है? फोर्स। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? r, और ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी? x। क्लियर? ओके, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये हो जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम DE बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो जो हमारा DE आया है वो DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया। ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में
ये जो डी ई हमारा निकला है वो इस डायरेक्शंस में, लेकिन हमें चाहिए क्या इस डायरेक्शंस में, है ना। तो इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये डी ई है, तो इस डायरेक्शंस में ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इसको हम बोलेंगे डी एक्सियल। तो दोनों साइड हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी ई कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, और इसको हम बोल देते हैं डी ई एक्सियल, ए एक्स मतलब एक्सियल डायरेक्शंस में। डी ई कॉस थीटा किसके बराबर है डी ई एक्सियल, और ये हो गई डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा क्या होगी, देखो ये एंगल थीटा है ना, तो कॉस थीटा क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हो जाएगी एक्स, और हाइपोटेनस कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें जो मिल गया है डी ई एक्सियल वो कितनी एक्स डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, और ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3/2 मिलेगी। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये स्मॉल एलिमेंट डी क्यू की वजह से हमें इस पॉइंट पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई एक्सियल डायरेक्शंस में, तो पूरी रिंग की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एक्सियल डायरेक्शंस में, उसके लिए हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो ई एक्सियल इक्वल टू इंटीग्रेशंस करेंगे एक्स डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब कुछ और चीज़ देखो मजे की, ये जो x सवाल में कह रहा है वो बहुत छोटा है r से, तो डिनोमिनेटर में जो x है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगी x डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो बाहर निकाल लो x को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, r भी फिक्स्ड है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू भी बाहर आ गई, सिर्फ अंदर बच गया डी क्यू। अब स्मॉल डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो पूरी चार्ज क्या मिलेगी कैपिटल क्यू, है ना। तो ये क्या हो गई x इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई एक्सियल इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। वो है क्या, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस केस में, जब ये जो x है वो बहुत छोटी हो r से। ओके, तो आ गया ये समझ में। अब हमें इस पॉइंट पे फोर्स निकालने को पूछ रहा है, तो इस पॉइंट पे चार्ज कितनी है स्मॉल q, उस q को इस e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस पॉइंट पे फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स जो हमें चाहिए वो क्या होती है q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
है ना। यह एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई एक्स, तो क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, एक्स इंटू क्यू बाय 4πε0 आर क्यू। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब मैं इन सब चीज़ों को इरेज करता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये जो फोर्स आई है वो क्या है, क्यू, एक्स को बाद में लिखते हैं, क्यू अपॉन 4πε0 आर क्यू टाइम एक्स। ओके, अब आप ऑसिलेशंस के चैप्टर में जाओ और याद करो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू उसकी मैग्नीट्यूड के एक्स के बराबर, ये मैग्नीट्यूड। वैसे F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, लेकिन आप इसको F इक्वल टू के एक्स लिखो, करेक्ट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं माइनस भी लिख दूँ तो, क्योंकि हमारा के सिर्फ इतना है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ q बाय 4πε0 आर क्यू। ओके, k जो होती थी वो क्या होती थी, m ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा होगा यहाँ से √k बाय m होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π बाय ओमेगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2π बाय ओमेगा, मतलब m ऊपर k नीचे, यही जो है हमें टाइम पीरियड देगा। तो जो टाइम पीरियड है वो मिलेगी 2π √m बाई k, q बाय 4πε0 आर क्यू। अब 2π को अगर अंदर भेजेंगे रूट के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर। तो m इंटू 4π स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 4πε0 आर क्यू। ये वाली जंप करके यहाँ आ जाएगी। ओके, और नीचे बचेगा क्यू। यही है हमारा आंसर। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू √4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब। तो 4π स्क्वायर और 4π निकल गई, फिर ε0, ओके, फिर m, फिर आर क्यू अपॉन क्यू। इतनी सेकेंड जो है इस पार्टिकल की, यानी जिसकी मास m है, चार्ज स्मॉल q है, उसकी टाइम पीरियड है ऑसिलेशन की।